हेलो। आज हम विक्टोरियन एज के बारे में शॉर्ट में 2-3 बातें जानेंगे। आपको साथ-साथ में नोट करना है। विक्टोरियन एज 1832 से लेकर 1900 तक के दौर को कहा जाता है इंग्लिश लिटरेचर में, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम इसलिए इसको पढ़ रहे हैं क्योंकि 3 ग्रेट पोएट हमारे जो हैं, कल हमने टेनिसन के बारे में पढ़ा, आज हम अर्नोल्ड के बारे में पढ़ेंगे और फिर ब्राउनिंग के बारे में। टेनिसन, अर्नोल्ड और ब्राउनिंग, तीनों ग्रेट पोएट इसी युग से आते हैं, विक्टोरियन एज से। विक्टोरियन एज के आपके सामने दिख रहे हैं, जैसे कि टेनिसन ग्रेटेस्ट पोएट है और ब्राउनिंग। टेनिसन को तो इस युग का प्रतिनिधि कवि ही कहा जाता है, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ विक्टोरियन एज, जो कि इस युग के राष्ट्र कवि यानी कि पोएट लॉरेट के दर्जे से भी नवाजे गए थे। टेनिसन हमने कल इनके बारे में पढ़ा था, ब्रेक 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 जो पोएम आपने पढ़ी थी, उसमें लॉर्ड टेनिसन ने, खैर हम ज़्यादा उस पोएम से लॉर्ड टेनिसन को नहीं समझ सकते हैं, उनकी काफ़ी पोइटिक आउटपुट बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको ये बात याद होगी कि लॉर्ड टेनिसन की हमने जो ग्रेटेस्ट पोएम बताया था आपको, वो था इन मेमोरियम। इन मेमोरियम उनकी ग्रेट एलिजी मानी जाती है। दूसरे पोइट ब्राउनिंग है इस दौर के, रॉबर्ट ब्राउनिंग, जो कि काफ़ी आशावादी माने गए हैं, और उनकी एंड्रियो डेल सेंटो लिखा है, यानी कि वो साटो है। एंड्रिया डेल साटो नामक जो उनकी पोएम है, बेहतरीन मानी जाती है। तो ये जो पोइट हैं, और तीसरे पोइट अर्नोल्ड हैं, जिनके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं, ये तीनों के तीनों विक्टोरियन बैकग्राउंड से आते हैं। इसीलिए थोड़ा सा इस युग के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन हमको रख लेनी चाहिए, क्योंकि इस दौर में इनॉर्मस चेंजेस, काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन इंग्लैंड के समाज में हुए, और वो हमको दिखते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के रूप में। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी कि औद्योगिक क्रांति। इस औद्योगिक क्रांति ने ब्रिटेन को यूरोप का सिरमौर, मुखिया बना दिया और दुनिया की एक महाशक्ति बना दिया, जो कि ब्रिटेन अपने जहाज़ लेकर के दुनिया भर में गया। आप जानते हैं कि भारत समेत इसने दुनिया के बेहतरीन देशों को अपना उपनिवेश बनाया, कामयाबी मिली। इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति का ही था। उससे भी बड़ा हाथ रानी विक्टोरिया का था। इस दौर को विक्टोरिया के नाम से विक्टोरियन युग कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि विक्टोरिया का जन्म 1819 में हुआ और मृत्यु 1901 में हुई। इस तरह से रानी विक्टोरिया ब्रिटेन पर सबसे लंबे समय तक राज करने वाली रानी है। शी हैड द लॉन्गेस्ट रेन इन ब्रिटिश हिस्ट्री। आज तक इतने लंबे समय तक शासन किसी ने नहीं किया। केवल 18 साल की उम्र में वो 1837 में वो केवल 18 साल की थी, तभी वो राजकुमारी बना दी गई थी, रानी बना दी गई थी ब्रिटेन की, और 1901 तक जो है वो अपने जीवन पर्यंत इस पद पर बनी रही। इतने लंबे समय तक शासन करने वाली अभी तक कोई दूसरी शासिका नहीं हुई है ब्रिटेन के। लंबे समय तक इन्होंने शासन किया, और केवल शासन ही नहीं किया बल्कि इस दौर में उन्होंने ब्रिटेन को एक महाशक्ति बना दिया। अब ये तो उन्होंने तो क्या बनाया होगा, ये तो उनके समय के लोगों ने बनाया होगा, लेकिन विक्टोरियन युग को जब एक नाम देने की बारी आती है तो विक्टोरिया के नाम से बेहतर कोई नाम सूझता ही नहीं है, क्योंकि विक्टोरिया का शासनकाल था। जो कुछ भी तरक्की ब्रिटेन में हुई, उसमें कुछ हद तक विक्टोरिया का हाथ जरूर था। ब्रिटिश एम्पायर तेजी से बढ़ रहा था। ब्रिटेन का साम्राज्य जो है तीनों तरफ, तीनों समुद्रों में, तीनों तरफ जो है वो तेजी से पर पसार रहा था। जैसे कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हांगकांग, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, कीनिया, इंडिया, ये सारे के सारे जो है ब्रिटिश एम्पायर के हिस्से में आ चुके थे। इसके अलावा इंग्लैंड के जो मर्चेंट यानी जो व्यापारी थे, अपने मर्चेंडाइज लेकर के, अपने व्यापार का सामान लेकर के दुनिया भर में उस समय घूम रहे थे, और सबसे धनी व्यापारी गिने जाते थे। ब्रिटिश एम्पायर का ग्रोथ इतना ज़्यादा हो चुका था कि दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर तक का जो हिस्सा है वो ब्रिटेन साम्राज्य में आ चुका था। एक तरफ अगर सूरज ढल रहा तो दूसरी तरफ सूरज उग रहा होता था, जिसकी वजह से वो कहते थे कि ब्रिटेन में कभी सूरज अस्त नहीं होता, ब्रिटिश साम्राज्य में। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, ये जो औद्योगिक क्रांति है, जिसकी वजह से ब्रिटेन में फैक्ट्री सिस्टम इमर्ज, फैक्ट्री सिस्टम तेजी से पनपने लगा, औद्योगिक इकाइयों की स्थापना होने लगी, और ब्रिटेन में जो ब्रिटिश इकोनॉमी है वह एग्रेरियन या एग्रीकल्चरल सोसाइटीज के स्थान पर धीरे धीरे मैन्युफैक्चर यानी उत्पादन आधारित, वस्तु उत्पादन आधारित इकोनॉमी में परिवर्तित होने शुरू हो गई थी। और अपनी जो प्रॉस्पेरिटी है उसको दुनिया को दिखाने के लिए ब्रिटेन ने 1851 में एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी लगाई, जिसको कहा जाता है द ग्रेट एग्जीबिशन
ग्रेट एग्जीबिशन, जिसमें प्रिंस एल्बर्ट जो कि पति थे विक्टोरिया के, उन्होंने दुनिया भर के देशों को अपने यहाँ बुलवाया और अपने यहाँ की तरक्की दिखा करके लोगों को आश्चर्य में डाल दिया। किस तरह से हाइड्रोलिक प्रेशर, लोकोमोटिव ट्रेन्स, मैकेनिक टूल्स और पावर लूम्स, इस तरह की चीज़ों से ब्रिटेन का जो समाज था कितनी तेज़ी से तरक्की कर रहा था, उन्होंने दुनिया को बताया। केवल पॉलिटिकल फील्ड में नहीं बल्कि सोशल फील्ड में भी ब्रिटेन में बहुत तेज़ी से इस दौर में तरक्की हो रही थी। ब्रिटेन ने अपने सामाजिक स्तरों को सुधारने के लिए, लोगों की दशा सुधारने के लिए भी काफ़ी बेहतर काम किया था। जैसे कि 1832 में पहला सुधार कानून माना जाता है। ये रानी विक्टोरिया के शासन गद्दी पर आने से पहले की बात है। 5 साल पहले ही 1832 में पहला सुधारवादी कानून, द फर्स्ट रिफॉर्म एक्ट, जिसके तहत मध्यम वर्ग को वोट डालने का अधिकार दे दिया गया था। इसको लोकतंत्र की दिशा में बहुत बड़ा कदम माना जाता है। इसीलिए कई किताबों में कई इतिहासकार ये मानते हैं कि विक्टोरियन युग जिन सुधारों के लिए जाना जाता है वो विक्टोरिया के गद्दी पर बैठने से पहले ही शुरू हो गए थे। इसीलिए विक्टोरिया का युग 1832 से माना जाए, ना कि 1837, यानी रानी के गद्दी पर बैठने से 5 साल पहले। केवल इस 1832 के कानून की वजह से ही कई लोग यहीं से विक्टोरियन युग की शुरुआत मानते हैं। 1833 में इन्होंने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने स्लेवरी को यानी बंधुआ मजदूरी को अबॉलिश कर दिया, पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया और फैक्ट्री एक्ट को रेगुलेट किया, जिसके तहत 14 साल से कम उम्र के बच्चों को जो है अब आप फैक्ट्रियों में नहीं लगा सकते थे। इस तरह से इन्होंने अपने देश के जो सामाजिक स्तर है इनको सुधारने की कोशिश की। 1834 में पुअर लॉ लाया गया, गरीबों को मुफ्त भोजन और गरीबों को रात बिताने के लिए जो है छत, जिनके घर नहीं होते थे उनको इसकी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी राज्य को दी गई। तो ये पुअर लॉ एक काफ़ी बड़ा कदम माना जाता है विक्टोरियन समाज में, जिसने आधुनिक जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है इसको काफ़ी मजबूत बनाया। और 1871 का जो एक्ट है वो तो बहुत बड़ा माइलस्टोन माना जाता है। ट्रेड यूनियन एक्ट इसी दौर में पास किया गया, जिसमें कि ट्रेड यूनियन बनाने का, हड़ताल आदि करने का, मजदूरों को अपनी यूनियन बनाने का अधिकार दिया गया था। धार्मिक मूवमेंट भी काफ़ी तेज हुई इस दौर में। ये हमारे सिलेबस से बाहर के हैं इसलिए हम इन पर बात नहीं करेंगे, लेकिन ये 2-3 आपको याद रखने पड़ेंगे। जॉन स्टुअर्ट मिल का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। स्टुअर्ट मिल उन लोगों में माने जाते हैं विक्टोरियन युग के एक बड़े दार्शनिक थे, जिन्होंने यूटिलिटेरियनिज्म यानी कि उपयोगितावाद जैसे सिद्धांत को जन्म दिया। वो कहते थे कि हर चीज़ का एक मूल्य होता है, हर चीज़ का एक मॉनेटरी वैल्यू होती है और किसी भी वस्तु का मूल्यांकन उसके बाजार मूल्य के आधार पर किया जाना चाहिए। तो यूटिलिटेरियनिज्म जो है विक्टोरियन युग में काफ़ी पॉपुलर रहा। ये जो यूटिलिटेरियन लोग होते थे ये भावनाओं में नहीं बहते थे, ये सीधे तर्क की बात करते थे। इसके अलावा क्लासिकल लिबरलिज्म, उदारवाद जो है इस दौर में काफ़ी हावी रहा। ये शब्द आज तो बहुत फैशन में है, लेकिन इसकी शुरुआत विक्टोरिया के युग में हुई थी। उदारवादी सरकारें, लिबरल गवर्नमेंट्स जिनको कहा जाता है, इसकी शुरुआत ब्रिटेन में हो चुकी थी, जो कि गवर्नमेंट हैड द राइट टू रेस्ट्रिक्ट द एक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स ओनली। वो कहते थे कि आदमी का जो व्यक्तिगत अधिकार है उनको तब तक सरकार प्रतिबंधित नहीं कर सकती जब तक कि उससे पूरे समाज को नुकसान हो रहा हो। वहाँ तक हमको जो है एक आम आदमी को प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए, हर आदमी की निजता का सम्मान किया जाना चाहिए, ये लिबरलिज्म कहता है। तो ये दोनों ही विचार, यूटिलिटेरियनिज्म और लिबरलिज्म, जॉन स्टुअर्ट मिल की देन है। इसके अलावा इस दौर में चार्ल्स लेइल और चार्ल्स डार्विन का नाम काफ़ी लिया जाता है। डार्विन का जो विकासवाद का सिद्धांत है वो तो विक्टोरियन युग में रीढ़ की हड्डी माना जाता है उस युग का। आज भी उसको हालांकि चुनौतियाँ मिल रही हैं काफ़ी, लेकिन डार्विन के सिद्धांत को एक बहुत बड़ा कदम माना जाता है आधुनिक विश्व के निर्माण में। तो चार्ल्स डार्विन का जन्म और उसकी जो किताब थी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ इसी युग में लिखी गई। इसके अलावा हर्बर्ट स्पेंसर और एडम स्मिथ भी इसी युग में पैदा हुए। एडम स्मिथ को तो हम फादर ऑफ इकोनॉमी कहते हैं, यानी कि अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है एडम स्मिथ को। ये एक ग्रेट ब्रिटिश राइटर थे, ये फिलोसोफर थे ये। और हर्बर्ट स्पेंसर जिनको कि सामाजिक सोशल डार्विनिज्म यानी सामाजिक डार्विन विकासवाद का जिनको जन्मदाता हर्बर्ट स्पेंसर को माना जाता है। काफ़ी बड़े बड़े दार्शनिक भी इस दौर में पैदा हुए, लेकिन लिटरेचर में खासतौर पर जो चीज़ें हमको देखने को मिलती है विक्टोरियन लिटरेचर में, सबसे बड़ा था वो था रियलिज्म, यथार्थवाद। यथार्थवाद का जन्म भी विक्टोरिया के ही युग में हुआ। यथार्थवाद का मतलब होता है द अटेम्प्ट टू प्रोड्यूस इन आर्ट एंड लिटरेचर एन एक्यूरेट पोर्ट्रेयल ऑफ रियलिटी। जो रियलिटी है उसको हूबहू एज इट इज़ कागज़ पर उतार देना, पर्दे पर उतार देना ही यथार्थवाद है, कुछ नहीं छुपाना।
जो जैसा है उसको, चाहे वो सुंदर है असुंदर है, उसको ऐसे के ऐसे लिख देना ही यथार्थवाद कहलाता है। इस युग के जो राइटर्स थे वो अधिकतर यथार्थवादी थे। नॉवल राइटिंग में इस दौर में एमिली ब्रॉन्ट और चार्लेट ब्रॉन्ट, ब्रॉन्ट सिस्टरहुड के नाम से इनको जाना जाता है। ब्रॉन्ट सिस्टरहुड का दबदबा था। दोनों बहनों ने कह सकते हैं कि आप नॉवेल्स की दुनिया में आग लगा दी थी अपने इमोशंस के ज़रिए। और चार्ल्स डिकेंस तो ग्रेटेस्ट नॉवलिस्ट माने जाते हैं इंग्लैंड के। तो ये महान हस्तियाँ इस दौर में पैदा हुई। अब हम देखेंगे कि पोइट्री में इस दौर में क्या क्या हो रहा था। पोइट्री के फील्ड में आप देखेंगे तो मेनली, जैसे कि हम पहले कह चुके, 3 बड़े नाम हैं। एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, जिनका जन्म 1809 में हुआ, ये इस युग के सबसे ग्रेट पोइट माने जाते हैं। इनको राष्ट्र कवि का दर्जा भी मिला। रानी विक्टोरिया के दरबार में इनका काफ़ी सम्मान था और इनको लॉर्ड की उपाधि भी रानी विक्टोरिया ने ही दी थी। इस तरह से ये काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इनकी बहुत सारी पोएम्स हैं, आपने जो पढ़ी ब्रेक 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 पढ़ी। इसके अलावा द लेडी ऑफ शैलेट, सामने चित्र आप देख पा रहे होंगे। लेडी ऑफ शैलेट इनकी एक फेमस पोएम है, थोड़ा सा रोमांचक कविता है, रोमांटिक पोइट्री माना जाता है इसको। रॉबर्ट ब्राउनिंग, ब्राउनिंग को सबसे ज़्यादा आशावादी मोस्ट ऑप्टिमिस्ट पोइट माना जाता है विक्टोरियन युग का। और इनकी जो पोएम है आपके सिलेबस में है, दूसरे नंबर पर है ये, तो इनको भी हम पढ़ेंगे। और तीसरे मैथ्यू अर्नोल्ड तो है ही खैर। रॉबर्ट ब्राउनिंग की माई लास्ट डचेस एक फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग माना जाता है। रॉबर्ट ब्राउनिंग को मोनोलॉग्स के लिए, ड्रामेटिक मोनोलॉग्स के लिए जाना जाता है। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है कि इसमें एक सिंगल कैरेक्टर होता है जो कि अपनी बात हमारे सामने रखता है और उसके ज़रिए हम एक कहानी समझ पाते हैं कि वो किस दौर से गुजर रहा है, उसके दिमाग के अंदर क्या उथल पुथल मच रही है, और वो इसको फर्स्ट पर्सन नैरेटिव के रूप में, आई के रूप में व्यक्त करता है। तो इसको ड्रामेटिक मोनोलॉग कहा जाता है। ड्रामेटिक मोनोलॉग का जो ग्रेटेस्ट जीनियस माना जाता है वो इन्हीं रॉबर्ट ब्राउनिंग को ही माना जाता है। इसके अलावा चार्ल्स डिकेंस तो खैर इस युग के ग्रेटेस्ट राइटर हैं ही हैं। अब हम देखेंगे मैथ्यू अर्नोल्ड की, हमने बात की थी तीसरे पोइट, टेनिसन ब्राउनिंग के बाद अर्नोल्ड। मैथ्यू अर्नोल्ड एक बड़े ग्रेटेस्ट लिटरेरी क्रिटिक भी माने जाते हैं, आलोचक भी माने जाते हैं, पोइट भी माने जाते हैं। आलोचना के क्षेत्र में तो नंबर 1 है, पोइट्री में वो नंबर 3 कह सकते हैं आप इस युग में। आलोचकों के श्रेणी में उनका नाम काफ़ी ऊंचा लिया जाता है। ये उस दौर के ग्रेट राइटर्स में से एक माने जाते हैं, जो एक आलोचक यानी क्रिटिक और एक पोइट भी थे साथ साथ में। विक्टोरियन क्रिटिसिज्म को यानी विक्टोरियन युग की आलोचना को इन्होंने काफ़ी ऊंचाई तक पहुंचाया था मैथ्यू अर्नोल्ड ने। इनकी जो कुछ किताबें हैं, सिद्धांत हैं जो इनके, वो हम देखेंगे टचस्टोन मेथड के रूप में। और इनकी जो पोएम है, पहले हम पोएम देख लेते हैं। डॉवर बीच आप पढ़ने वाले हैं, और द स्कॉलर जिप्सी, ये इनकी ग्रेट कॉम्पोजिशंस मानी जाती हैं। इनके एक किताब है द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम। 1864 में इन्होंने, जब विक्टोरियन युग अपने ढलान पर था अंतिम अवस्था में था, तब इन्होंने फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पोइट्री ही इंसानियत का आखिरी आशा की किरण है। इस युग में केवल एक पोइट्री ही वो चीज़ है जो हमें नया रास्ता दिखा सकती है। फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म में उन्होंने पोइट्री की जमकर तारीफ की थी, और स्टडी ऑफ पोइट्री, उन्होंने पोइट्री पर काफ़ी अध्ययन किया। और साथ में उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। पोइट्री के बारे में उन्होंने कहा था, उनका फेमस कथन है ये, कि पोइट्री इज़ अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, कि पोइट्री जो है लाइफ की क्रिटिसिज्म होनी चाहिए, अगर नहीं है तो फिर वो पोइट्री नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा जाता कई बार कि ये किसने कहा था कि पोइट्री इज़ अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। तो अर्नोल्ड ने कहा था। अर्नोल्ड की पोएम डॉवर बीच को हम पढ़ेंगे। टचस्टोन मेथड, इन्होंने एक टचस्टोन मेथड दिया था कि अच्छी कविता को कैसे पहचाना जाए। जैसे कि एक सुनार खरे सोने को पहचानता है, यानी कि उसके पास एक पत्थर होता है, उस पर घिस करके देखता है सोने को, खरा होगा तो वो और निखर जाता है। ऐसे ही टचस्टोन वो स्टोन है, वो तरीका है जिस पर किसी पोएम को घिस करके देखिए, अगर वो खरी निकले तो पोइट्री बेहतरीन है। ये मेथड टचस्टोन मेथड के नाम से जाना जाता है, जिसमें किसी ग्रेट पोइट की कविता को लेकर के उसकी तुलना किसी दूसरी कविता से की जाए, और तब ये पता लगाया जाए कि वो कविता कितनी महान है। ये थ्योरी, ये सिद्धांत देने वाले मैथ्यू अर्नोल्ड उस युग के ग्रेट आलोचकों में से एक माने जाते हैं।
नेक्स्ट स्लाइड में हम इनकी पोएम डवर बीच के बारे में पढ़ेंगे।